हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोग बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स का, और लास्ट वीक के 2 वीडियोस में हम लोगों ने कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस थे मैथ्स 1 के और मैथ्स 2 के वो कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बोर्ड 2022 के पेपर के आगे के क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर। डायरेक्टली पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी। यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ए है। और अगर मैं अभी इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँगा, यहाँ पे चल के देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर तुम लोगों को दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्या है, ये बी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए भी आता है, बी भी आता है, अपने को दोनों सॉल्व करने। पहले ए से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 ए में मुझे यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मुझे एनी 2 मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और बाजू में लिख के दे दिया 3 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मतलब यहाँ से अपने को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन दिए कितने, 1 2 3, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन देगा। हम लोगों को अटेम्प्ट सिर्फ कितना करना रहेगा, 2, और एक एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। इतना तो तुम लोग समझते हो यार। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं तुम लोग को सारा करके बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं मैं सिर्फ 2 ही करके बताऊंगा, मैं सारा करूंगा। तुमको एग्जाम में सिर्फ कितना करना रहेगा, 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी है। देखो यहाँ पर हम लोगों को दे दी गई है एक स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट का क्या क्या लिखने बोला है हम लोगों को, बोला है कन्वर्स लिखो, इन्वर्स लिखो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो। अगर तुम लोगों को याद हो तो अभी अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट का लेक्चर लिया था उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि यार दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक का। मैंने बताया था ना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वही है क्वेश्चन, अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर तुमने लॉजिक पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो कि कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले ये जो स्टेटमेंट दिया ना, पहले ना स्टेटमेंट को लिख के रख लो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन स्टेटमेंट। पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट जो दी गई है उसको मैं लिख के रख लूँगा। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ़ 2 + 5 = 10, तो मैं भी लिख लेता हूँ 2 + 5 = 10, देन 4 + 10 = 20। ये हम लोगों का गिवन क्या है, स्टेटमेंट है। ये मैंने लिख के रख लिया। इसके बाद क्या करना होता है मालूम है, जो स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लेट, एक सेंटेंस को पी मान लिया जाता है, एक सेंटेंस को क्यू मान लिया जाता है। याद होगा तुम लोगों को, है ना। लॉजिक जिसने पढ़ा उसको पता होगा सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। एक पार्ट को पी मान लेते हैं, एक को क्यू। और जिसने नहीं पढ़ा इधर पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो, पूरे स्टेटमेंट को, तो ये एक्चुअल में ना 2 स्टेटमेंट को जोड़कर बना है। एक स्टेटमेंट क्या है, 2 + 5 = 10, और एक स्टेटमेंट क्या है, 4 + 10 = 20। इन दोनों को जोड़ा गया है किसका यूज़ करके, इफ और देन का यूज़ करके। तो मुझे क्या करना है मालूम है, ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ना, एक ये, उनमें से एक को हम लोग मान लेंगे P और एक को मान लेंगे Q। तो P किसको माना जाएगा, पहले वाले को। तो पहला वाला क्या था, 2 + 5 = 10, ये मेरा क्या हो गया P। फिर Q किसको मानेंगे, जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, 4 + 10 = 20। इतना समझ में आ गया। पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लिया, एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया। इतना क्लियर है अपने को। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों को इसका कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है ना। तो हम लोग डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कन्वर्स। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कन्वर्स। कन्वर्स पता है क्या होता है तुम लोगों को, देखो। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म तो उन्होंने लिखा ही नहीं यार, रुक जाओ। कन्वर्स लिखने से पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो लिख लेते हैं। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, मैंने सिंबॉलिक की स्पेलिंग गलत लिख दी, सिंबॉलिक फॉर्म। चलो ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये पहला स्टेटमेंट था जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया, P, तो उसकी जगह P आ जाएगा। ये दूसरा स्टेटमेंट था जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया, Q, तो उसकी जगह Q आ जाएगा। बीच में कंजंक्शन क्या है, इफ और देन लिखा हुआ है। बीच में दोनों में कनेक्टिव क्या लगा हुआ है, इफ और देन लगा के जोड़ा है। इफ देन के लिए क्या सिंबल होता है, सिंगल एरो। तो ये बन गया हम लोगों का क्या, सिंबॉलिक फॉर्म। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, कन्वर्स। पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, कन्वर्स। कन्वर्स मतलब समझते हो क्या होता है,
जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो क्या, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी कंडीशनल क्यू। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब क्या, पहले पी है एरो के बाद में क्यू है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि एरो के पहले क्यू आ जाएगा और एरो के बाद में क्या आ जाएगा, पी। उन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। कन्वर्स में ऐसा होता है। पर ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, अपने को आंसर वर्बली भी लिखना है, मतलब स्टेटमेंट में भी लिखना है अपने को आंसर। तो स्टेटमेंट वाइज इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो बीच में क्या लगा हुआ, कंडीशनल। बीच में क्या लगा हुआ, देखो एरो। एरो का मतलब क्या होता है, इफ और देन। एरो का मतलब क्या होता है, इफ और देन। यहाँ पर एरो से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, 4 + 10 = 20। तो मैं लिख दूंगा 4 + 10 = 20। इफ के बाजू में, इफ और देन के बीच में पहले ही क्यू की वैल्यू लिख दूंगा। फिर पी, पी किसको माना था हम लोगों ने, 2 + 5 = 10, तो उसको देन के बाद लिख देंगे 2 + 5 = 10। खत्म हो गया क्वेश्चन, कन्वर्स हो गया। देखो अब इन्वर्स की बात करते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इन्वर्स की। व्हाट इज इन्वर्स, इन्वर्स मतलब क्या होता है कि पी कंडीशनल क्यू को एज इट इज छोड़ दो, बस दोनों पे निगेशन लगा दो। मतलब क्या, इधर क्या लिखा है पी, तो मैं क्या लिख दूंगा, निगेशन पी। इधर क्या लिखा है क्यू, तो मैं क्या लिख दूंगा, निगेशन क्यू। बीच में एरो को एज इट इज रहने दो, पी जिधर है उधर ही रहेगा, क्यू जहाँ पे वहीं पे रहेगा, बस दोनों पे क्या लग जाएगा, निगेशन। लग गया यहाँ पे निगेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे, वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले एरो बना है, एरो का मतलब क्या हुआ, इफ और देन। एरो का मतलब तो ये होता है ना, इफ और देन। अच्छा एरो के पहले क्या, निगेशन पी। नाउ पी, पी हम लोगों ने किसको माना था, 2 + 5 = 10, लेकिन पी के साथ निगेशन है। निगेशन में हम लोगों ने सीखा है कि अगर यहाँ पर इक्वल टू लिखा रहेगा तो निगेशन में क्या आता है, नॉट इक्वल टू। तो वहाँ पे पी का मतलब था 2 + 5 = 10, निगेशन पी मतलब 2 + 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10। खत्म। फिर देन के बाद क्यू है, वो भी निगेशन के साथ, तो 4 + 10 = 20 था, मैं लिख दूंगा 4 + 10 इज नॉट इक्वल टू 20। समझ में आया, आसान है एकदम, बस ये भी हो गया, खत्म। चलो ठीक है, लास्ट कर लेते हैं। लास्ट अपना क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया, आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाता है मालूम है, हम लोग ये दोनों कर देते हैं। पी था और क्यू था, पहले उसको इंटरचेंज करेंगे, यानी यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, और साथ में निगेशन भी लगा देंगे। इधर भी निगेशन, इधर भी निगेशन। हम लोगों ने इंटरचेंज भी कर दिया और निगेशन भी लगा दिया, दोनों काम एक साथ। समझ में आया, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे कैसे, अरे बीच में एरो है तो इतना तो कन्फर्म है, यहाँ पे इफ आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। लेकिन एरो से पहले क्या, निगेशन क्यू। अच्छा क्यू का मतलब क्या था बच्चा, क्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, क्यू मतलब 4 + 10 = 20। निगेशन लग गया है, मतलब 4 + 10 इज नॉट इक्वल टू 20। क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 20। फिर देन के बाद क्या आने वाला है, देन के बाद क्या आने वाला है, निगेशन पी। पी क्या था, पी हम लोगों का था 2 + 5 = 10। यहाँ पे निगेशन लग चुका है, तो क्या आ जाएगा, 2 + 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10। खत्म, क्वेश्चन खत्म। दिस इज कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और 3 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में, पॉकेट जेब में, 3 मार्क्स जेब में आ गए, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आसान है एकदम। कन्वर्स लिखना है, इन्वर्स लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। जिसने लॉजिक पढ़ा है और जिसने मेरा वीडियो देखा था, मैंने बताया था, उसमें कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता ही आता है। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार सीख जाओगे फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, अगर किसी ने मेरा डिफरेंस, अगर किसी ने वो इंपॉर्टेंट वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन में ये जो पैरामीट्रिक फंक्शन वाला एक्सरसाइज है, मैं भूल गया कौन सा एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, बोलता है dy/dx निकालो। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को इस पेज पे नहीं करते, अगले पेज पे कर लेते हैं, अपने लिए बेटर होगा। मैं यहाँ पर लिख के रख लेता हूँ अपने को क्या क्या गिवन है। अपने को देखो, अपने को गिवन क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड करवा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि इफ़ x = √1 + u², x की वैल्यू दे दी है, y = log, क्या लिखा ब्रैकेट में 1 + u², y की वैल्यू दे दी है। फिर लिखा देन फाइंड द dy/dx, तो dy/dx निकाल के बताओ। x दे दिया, y दे दिया, dy/dx निकालने को बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x और y लिख के रख लेंगे। x की वैल्यू क्या दी है, √1 + u²। मैं पे लिख लूँ x = √1 + u²। y भी दिया ना, तो y को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, y = log ब्रैकेट में 1 + u², यही है ना, लॉग ब्रैकेट में 1 + u² की कुछ और है, हाँ हाँ वही है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy/dx, ये मुझे फाइंड आउट करना है।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपने को x दिया है, यहाँ पर अपने को y दिया है। मैंने बोला था जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमेशा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा जाता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, वहाँ पर x आएगा, a आएगा, b आएगा, वो डिपेंड करता है लास्ट में क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूँ तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, u। यहाँ पर भी अगर पूरे क्वेश्चन को देखो तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, u। तो मैं दोनों को ही डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू u। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। मैंने इसको कहते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर x के साथ क्या आ जाएगा, d अपॉन डी यू। किसके साथ आ गया, x के साथ। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, d अपॉन डी यू। किसके साथ, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर के साथ। समझ में आ गया? अच्छा d अपॉन डी यू, ये तो हो जाएगा dx अपॉन डी यू, dx और du, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में du। ये तो वेरी सिंपल। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, बाहर भी एक फंक्शन है, रूट अंदर भी एक फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे, चेन रूल लगाकर, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बाहर है, ये रूट, और एक फंक्शन अंदर है, ये 1 प्लस यू स्क्वायर। दोनों एक एक फंक्शन है, तो अपने को दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले किसका लेंगे, बाहर वाले का। तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, रूट। तो रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट में जो रहता है वही। तो रूट के अंदर क्या था, 1 प्लस यू स्क्वायर, यह आ गया उसका डेरिवेटिव। देखो ये डेरिवेटिव किसका क्या, रूट का। रूट का क्या था, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब जो भी रूट के अंदर वो लिख दिया, इनटू, अब वापस से लेंगे d अपॉन डी यू, यानी डेरिवेटिव। इस बार किसका डेरिवेटिव, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस यू स्क्वायर, लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर ये तो सेम रहेगा dx अपॉन डी यू, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना हम लोगों को। 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, 1 का डेरिवेटिव, 1 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो। यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2u। वेरी सिंपल। तो अब देखो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में डी यू इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2u, 1 2 2 ही होता है, तो 2u ही आ जाएगा अपॉन में। एक काम करते हैं ना हम लोग, ये देखो ये जो 2 दिख रहा है और ये 2 को काट दो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते कट जाएंगे, तो बचेगा 1 इंटू यू, 1 इंटू यू तो यू ही रहने वाला है, ख़त्म। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर, ये मुझे मिल गया dx अपॉन में डी यू। ये x का डेरिवेटिव आया। अब अपने को y का भी निकालना पड़ेगा, तो y के साथ भी सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो y दिया है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर भी लग जाएगा d अपॉन डी यू, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी लग जाएगा d अपॉन डी यू, किसके साथ, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर के साथ, ख़त्म। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा dy अपॉन में डी यू, dy अपॉन में डी यू। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, बाहर एक फंक्शन दिख रहा है, ये लॉग, ये खुद में एक फंक्शन है, फिर अंदर घुसेंगे तो अंदर ये जो ये है 1 प्लस यू स्क्वायर, ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, बाहर भी एक फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन है। तो डेरिवेटिव पहले किसका होता है बच्चा, बाहर वाले का। तो बाहर वाला कौन है, लॉग है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन, अब वहाँ पे अंदर जो है वो लिख देंगे, लॉग एक्स होता है तो 1 अपॉन एक्स आता है, लॉग ये है तो 1 अपॉन में भी तो यही आएगा ना, तो 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू, वापस से डेरिवेटिव, इस बार डेरिवेटिव किसका लेंगे, अंदर वाले का। अंदर वाला क्या है, 1 प्लस यू स्क्वायर, ख़त्म। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, सब समझ में आ रहा है। देखो ठीक है, डी वाई अपॉन में डी यू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, एज इट इज छोड़ दो, रहने दो। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बचा यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, अब ये भी इधर सेम तो किए थे हम लोगों ने, तो हो क्या जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन में डी यू इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2u ही रहेगा, अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर, ये अपना आ गया डी वाई अपॉन में डी यू। ये क्या आ गया अपना डी वाई अपॉन में डी यू। हम लोगों का x का भी डेरिवेटिव मिल गया पूरा, y का भी डेरिवेटिव मिल गया पूरा, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में अगर ये बाजू बाजू में करना तो बीच में क्या कर देना, ऐसे पार्टीशन बना देना। नहीं तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि पहले x वाला कर लेना, फिर उसके नीचे y वाला लिख के y वाले का करना। मेरे पास बड़ी स्पेस है,
मैंने एक साथ कर लिया, तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी, लेकिन एक साथ करना तो बीच में पार्टीशन ज़रूर बना देना था, क्यों पे खिचड़ी नहीं बन जाए। खिचड़ी बनाओगे तो मार्क्स में पुलाव मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक, ये हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया बच्चा, आंसर क्या चाहिए था, देखो ढूंढने क्या बोला था, ढूंढने निकालने बोला था dy अपॉन में dx, और हम लोग ने निकाला क्या, dx अपॉन du, dy अपॉन du चाहिए क्या, dy और dx चाहिए, du तो कहीं चाहिए ही नहीं, तो वो भी आएगा ना, टेंशन मत लो। उसका फॉर्मूला होता था, याद करो फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग सॉल्व करते थे। नाउ अपने को क्या चाहिए, dy अपॉन में dx, तो उसका फॉर्मूला होता था, ऊपर रहेगा, देखो ऊपर क्या चाहिए, dy चाहिए ना मेरे को, तो dy इधर है कि इधर है, इधर है ना, तो ऊपर ये पूरा टर्म लिख दो, dy अपॉन में du अपॉन में नीचे क्या चाहिए, dx ना, तो dx तो इधर पे है, तो ये पूरा टर्म नीचे लिख दो, dx अपॉन में du। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। dy अपॉन du, ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था, ये पूरी इसकी वैल्यू आई थी, तो मैं लिख लेता हूँ क्या वैल्यू है, 2u अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर, ख़त्म। फिर बीच में ये वाला अपॉन, फिर नीचे क्या, dx अपॉन में du, dx अपॉन du की वैल्यू ये है u अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये आ गया। इसके आगे का बाजू में सॉल्व कर लेते, ज़्यादा दूर नहीं भागेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा क्या, देखो तुम लोगों ने सीखा होगा कि ऐसे केसेस में होता क्या है, जो सबसे नीचे वाला टर्म होता है, जो सबसे नीचे वाला टर्म होता है वो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है सबसे ऊपर वाले में, और बीच वाला किधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच वाले में। ये तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ऊपर भी 2 अपॉन, नीचे भी, मतलब ऊपर भी अपॉन वाला टर्म है, नीचे भी फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है, तो सबसे नीचे वाला टर्म किधर चला जाता है, सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में चला जाता है। तो ये अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u के साथ, तो इट वुड लुक लाइक दिस। 2u तो ऑलरेडी था, इनटू नीचे से ये गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया क्या, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस यू स्क्वायर तो पहले से था, वहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर तो ऑलरेडी था, ये u गया वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई में u, खत्म। तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरी सिंपल एक अच्छा सा काम होगा, ये u कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 प्लस यू स्क्वायर है, ये अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है। बचपन में तुम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ऊपर रूट एक्स लिखा है, नीचे x लिखा है, तो क्या मैं उस रूट एक्स को रूट एक्स छोड़कर इस x की जगह पर 2 बार रूट एक्स लिख सकता हूँ? हाँ ज़रूर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 बार रूट एक्स मतलब जब 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो x ही आ जाता है, तो x को 2 रूट एक्स लिखा जा सकता है। फिर हो क्या जाएगा, ये रूट एक्स कट जाएगा, बचेगा ऊपर कुछ नहीं यानी 1, नीचे का बचेगा रूट एक्स। यहाँ पर भी सेम काम कर देते हैं ना हम लोग क्या कर देते हैं, ये बचा 2 को रहने दो, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर को रहने दो। यहाँ पर क्या लिखा, 1 प्लस यू स्क्वायर, उसमें रूट नहीं है, अगर मैं रूट के अंदर लिखूंगा तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ ना मैं, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर एक बार, फिर इंटू करके अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर दूसरी बार, और यू तो कट ही चुका है, इस बार ये अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ऊपर 2, नीचे का बचेगा अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया आंसर, dy अपॉन में dx का, ये अपना dy अपॉन dx का क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ, वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म, आंसर आ चुका है, तुम लोगों को फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी लेके जाते हैं। कैसे आगे लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिखा, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, तो लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर पहले दिखा था, वो तो x की वैल्यू थी ना अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, तो लोग क्या कर देंगे, इसके आगे लिख देंगे कि dy अपॉन में dx, ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू ऊपर 2, नीचे अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x लिख देंगे और बोलेंगे ये आंसर है। तो देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक अलग तरीका है लिखने का, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग आंसर में वो लिखो, ये लिखो, दोनों पे तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डैट। समझ में आया? और बस एक बार अच्छे से अगर मैं दिखा दूँ तुम लोगों को, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हम लोगों ने लिखा x, इसका डेरिवेटिव निकाले u के साथ अलग से, यहाँ पे भी y लिखे, y का डेरिवेटिव निकाल लिया अलग से, फिर फॉर्मूला dy अपॉन dx चाहिए, तो ऊपर dy वाले डेरिवेटिव को रखे, नीचे dx वाले डेरिवेटिव को रखे, दोनों की वैल्यू डाल ली, नीचे का ऊपर, बीच वाला बीच में गया, जो कटा काटे, जो बचा वो अपना आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 क्वेश्चन हो गया अपना। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज अ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स पैराबोलास दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का।
एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मैंने तुम लोगों को बोला था इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में कि सिर्फ एक एक्सरसाइज है और एक ही एक्सरसाइज में तुम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट देना है, वो पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक का है जो उस एक्सरसाइज में फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला, उस पूरे में एरिया निकालना ही तो सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी एरिया ही निकालना है, समझ में आया। लिखा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, या फिर मैं बोलूँ पैराबोला। अपने को दो पैराबोला दिया गया है, एक पैराबोला ये रहा, दूसरा पैराबोला ये रहा। इन दोनों पैराबोला के बीच का बिटवीन यानी दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ये पैराबोला पहले बनाएंगे, फिर ये पैराबोला बनाएंगे और दोनों के बीच का एरिया हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उस एक्सरसाइज में सिखाया गया कैसे किया जाता है, फिर भी हम लोग तो अभी पहली बार कर रहे हैं तो हम लोग इधर कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या किया जाएगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लिख देता मैं थर्ड वाला। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है ग्राफ। क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक एक्सेस बना लेंगे हम लोग। ये कौन सा एक्सेस है, अपना है वाई एक्सेस। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेस बना लूँगा मैं, ये कौन सा एक्सेस है, ये अपना एक्स एक्सेस है। एक एक्स एक्सेस बना लिया हम लोगों ने, एक वाई एक्सेस बना लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ना दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो, गिवन पैराबोलास। अपने को दो पैराबोला दिया गया ना, क्या क्या पैराबोला दिया गया एक बार चेक कर ले। एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेके रख लेते हैं, अभी से इनको लेबल कर देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मे भी अपने को आगे काम आ जाए। फिलहाल पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, पैराबोला पता है क्या होता है, पैराबोला ना एक ऐसे अंडे जैसा शेप होता है। सेमी सर्कल जानते हो, एक सेमी सर्कल जैसा शेप होता है। बस किसी एक वायर को लो है ना, उसको ऐसे करके मोड़ दो तो जो शेप बनेगा ना, एक ऐसा एलिप्टिकल अंडाकार शेप बनेगा, आधा अंडा, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला बोलते हैं। तो पैराबोला की खासियत क्या होती है कि अगर भाई तुमने पैराबोला का इक्वेशन देखा, उसमें तुमको y का स्क्वायर दिख रहा है तो y एक्सेस को टच करके जाएगा। अगर x का स्क्वायर दिख रहा है तो वो x एक्सेस को टच करेगा। देखो ये इसमें किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो किसको टच करेगा, y को। इसमें किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो किसको टच करेगा, x को। दोनों का ना मैं बना के दिखाता हूँ, ग्राफ बना के दिखाता हूँ। किसका स्क्वायर है, y का ना, तो y को टच करेगा। y किधर है, ये रहा। तो पता है वो ऐसे आएगा, पैराबोला वो ऐसे आएगा, y को ऐसे टच करेगा और ऐसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये वाला पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। नीचे नाम लिख देना चाहिए ताकि अपने को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। y का स्क्वायर था ना, तो देखो ये y एक्सेस है, इसको टच करके चला गया, इसको टच करके चला गया। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे किसका स्क्वायर दिया, x का स्क्वायर दिया है तो x को टच करके जाएगा। अब x को टच करने के लिए कैसा ग्राफ बनेगा हम लोगों के लिए, एक कोई दूसरा कलर ले लेते हम लोग। ये रहा x एक्सेस, वो इसको टच करके जाएगा, इट वुड लुक लाइक दिस। वो ऐसे आएगा, यहाँ पे टच करेगा और ऐसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ में आया। अब ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। ये वाला पैराबोला क्योंकि इसमें y का स्क्वायर था तो y को टच कर रहा है। ये वाला पैराबोला क्योंकि इसमें x का स्क्वायर था तो x को टच कर रहा है। और हम लोगों को निकालना क्या है, एरिया बिटवीन दीज पैराबोलास, ये दो पैराबोला के बीच का एरिया। अब तुम लोग खुद ही सोचो यार, ये दोनों पैराबोला, एक ये पैराबोला इधर है, पैराबोला इधर है, इन दोनों के बीच का एरिया तो यही है ना। ये देखो ये जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला एरिया, यही एरिया अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये जो इन दोनों के बीच का एरिया, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये क्या है अपने लिए, यही है अपना रिक्वायर्ड एरिया। ये क्या अपना रिक्वायर्ड एरिया, मतलब वो एरिया जो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तुमको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे कलर्स का यूज़ कर लिया है, तुम लोग पेंसिल से बनाओ, अच्छा दिखता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ पे कलर मेरे से बना ताकि तुम लोग को ज़्यादा समझ में आए। तुम लोग पेंसिल से बनाओगे तो भी बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा एक ग्राफ बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है पैराबोला वाले क्वेश्चन के अंदर। इसके ऊपर भी मार्क्स होता है, 1 मार्क्स मान लो तुमको इसी पे मिल रहा होगा, और बाकी के 2 जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके लिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अभी एक ग्राफ तो बन गया, पर सॉल्व कैसे करेंगे, एरिया निकालेंगे कैसे। तो देखो एरिया निकालने से पहले ना हम लोगों को लिमिट पता लगानी पड़ती है। क्या पता लगानी पड़ती है, लिमिट। लिमिट मतलब क्या, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। जब भी तुम लोग किसी एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं ना, जब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ना एक नंबर आता है, यहाँ पर भी एक नंबर आता है। वो दोनों नंबर मतलब क्या है, अपनी लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट।
वो दोनों लिमिट पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोनों लिमिट पता होने के लिए पता है अपने को, हम लोगों को ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, इस एरिया को अगर देखोगे तो ये एरिया यहाँ पर इस वाले पॉइंट को टच करता है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को टच करता है। दोनों पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को ये वाला नीचे वाला पॉइंट पता हो, ऊपर वाला पॉइंट पता हो। तो दोनों पॉइंट पता है कैसे चलेगा? अरे ये वाला पॉइंट तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, 0,0 ओरिजिन। ये वाला पॉइंट नहीं पता है ना, तो उसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। साइमल्टेनियसली सॉल्व मतलब क्या? दो इक्वेशन दिए ना, एक में से हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखते जाओ कैसे करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 उसको लिख लेता हूँ मैं, लिख लेता हूँ इक्वेशन 1। क्या दिया हुआ है? y² = 7x, ऐसा दे दिया। वो जो 7 वहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको मैं इधर ले लूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे वहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 7, वहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा x, इसको इधर ही छोड़ दो। यहाँ से मिल गया x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को निकाला कहाँ से? इक्वेशन 1 में से ना, अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। निकालने का 1 में से, अब पुट किस में कर देने का? 2 के अंदर, नहीं तो 2 में से निकाल के 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 2 क्या दिया था? x² = 7y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर इक्वेशन क्या दिया था? x² = 7y। चलो पुट करते x। अब x की जगह पे मैं x नहीं लिखूंगा, ये लिख दूंगा y² / 7, y² / 7। ये x की वैल्यू है पर x का स्क्वायर है, तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर = 7y। समझ में आया? इसको अब आगे सॉल्व करें। चलो 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 इसको आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, पहले से 2 और 2, 2 2 = 4, y के पावर में क्या आ जाएगा 4, अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 = 7y। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जो 49 है इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर भेज दूँगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा y के पावर में 4 = 7y × 49। खत्म। तो y के पावर में 4 = 7 × 49 कितना हो जाता है 243। 7 × 49 देखो यहाँ पे करके देख लो, 49 7 7 9 63, 3 इधर 6 इधर, 7 4 28। 28 में क्या मिलाओगे 6 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 29 30 31 32 33 34 343। वही मैं सोच रहा हूँ, देखो कुछ डाउट हो रहा है। ठीक है 343 और ये y, ठीक है इतना समझ में आ गया, 343 आएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, y की वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है मालूम है कि ये जो 343y वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उसको इधर लेके आ जाओ। तो इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो y के बारे में 4 माइनस 343y, वहाँ पे क्या बचेगा 0। अब इसमें से y की वैल्यू चाहिए ना, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे y के बारे में 4 है, यहाँ पे y के बारे में कुछ नहीं 1 है, तो दोनों में से y कॉमन ले लूँगा मैं, इधर भी y इधर भी y, इसके पास 1 y इसके पास 4। अगर दोनों में कुछ कॉमन लेना है तो एक ही कॉमन ले सकता हूँ, 4 लूँगा तो ये तो 4 दे देगा, दे पाएगा क्या? नहीं, इसके पास 1 है। 1 मांगूंगा तो ये भी देगा ये भी देगा, तो 1 y को कॉमन ले लिया। यहाँ पे 4 y थे, एक बाहर चला गया तो बचा क्या y का क्यूब माइनस 343, y तो बाहर चला गया तो सिर्फ 343 बचा = 0। एक ही y था वो भी बाहर चला गया तो सिर्फ 343 बचा, खत्म। तो देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट है, हाँ ना, = में 0 है। तो हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, 2 ब्रैकेट आ जाता है तो एक बार ये ब्रैकेट = 0, एक बार ये ब्रैकेट = 0। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर एक बार ये वाला ब्रैकेट यानी y = 0 और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यानी कि y का क्यूब माइनस 243 = 0। 243 नहीं 343। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे y की वैल्यू चाहिए तो -343 को उधर भेज दो, तो y का क्यूब क्या आ जाएगा 343। मुझे एक बात बताओ 343 किसका क्यूब है पता है तुम लोगों को? अभी बताता हूँ। देखो वहाँ पर 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई किए तब जाके अपना आंसर क्या आया 343। यार 49 खुद कैसे बना हुआ है 7 × 7 करके, मतलब 2 7 ऑलरेडी थे, एक 7 और मल्टीप्लाई किया, 7 का क्यूब 343 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर y का क्यूब है, ठीक है रहने दो। क्या मैं 343 को ऐसा लिख सकता हूँ 7 का क्यूब, क्या लिख सकता हूँ मैं 7 का क्यूब? नहीं तो एक काम करूँ ना, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायर रूट लिया जाता है वैसे क्यूब रूट भी लिया जा सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, जैसे दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे पता है हो क्या जाएगा, होगा कुछ यूँ कि y के क्यूब रूट ले लिया, y का क्यूब हट जाएगा y हो जाएगा, और 343 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 7। समझ में आया? तो ऐसे y की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 7, ऐसे y की वैल्यू मिल गई क्या 0।
अब y की दो वैल्यू मिली, पर अपने को x की भी तो वैल्यूज चाहिए, और y की दो वैल्यू मिली है, तो हम लोग इन दोनों वैल्यू का यूज़ करके x की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू के लिए, इसके लिए भी x निकालेंगे, इसके लिए भी x निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे? अपने पास दो इक्वेशन है, अपने पास कितने इक्वेशन है? दो, एक ये वाला है, एक ये वाला है। दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, x की जो y की वैल्यूज आई है इसमें फर्स्ट में पुट करो तो भी चलेगा, सेकंड में पुट करो तो भी चलेगा, बस पुट करने से मतलब है। तो चलो 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 पुट कर देते हैं। क्या जा रहा है? चलो यहाँ पर आ जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ इन इक्वेशन 1। किस में पुट कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 1 के अंदर। और यही पुट यहाँ पे क्या करेंगे? पुट y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू क्या डालेंगे? 7 डालेंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, जब मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा, इक्वेशन 1 दिया क्या था? इक्वेशन 1 वॉज गिवन टू अस, क्या दिया था? y स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो चलो मैं लिख देता यहाँ पे, क्या दिया था अपने को? दिया हुआ था इक्वेशन 1 y स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। देयरफॉर y की जगह पे क्या डाल दूंगा? 0। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 7x। यार 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 इक्वल टू 7x। x की वैल्यू चाहिए, 7 मल्टीप्लाई और इधर पे लेके आ जाओ, तो 0 अपॉन में 7 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू x। यार एनीथिंग 0 के साथ 0 ही हो जाती है, मिला जुला क्या x इक्वल टू 0 है। तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ थी, y 0 डालोगे तो x 0 आ जाएगा तुम लोगों का। यहाँ पर देखो क्या इक्वेशन था? y स्क्वायर इक्वल टू 7x। ना y की वैल्यू क्या डाल दी हम लोगों ने? 7। तो 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पर, उसको इधर पे लेके आ जाओ, डिवाइड बाय 7, उधर क्या बच जाएगा? x। काटोगे तो 7 7 49 होता है, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 7, तो x इक्वल्स टू 7। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7। ये x की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। तो मिला जुला के अगर मैं फाइनल आंसर लिखने जाऊँ तो अपने पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल है ना? अगर मैं इसका आंसर लिखूँ, इसका आंसर लिखूँ, तो मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है? पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास? वो देखो, x की वैल्यू 0 है तो 0, पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना पॉइंट में, तो x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू क्या? 0, तो 0, 0। यहाँ पर अपने पास पॉइंट क्या आ जा रहा है? x की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है? 7, y की वैल्यू 7 ही तो पुट की थी, तो उसकी भी वैल्यू 7। तो एक पॉइंट आ रहा है 0, 0, एक पॉइंट आ रहा है 7, 0। इसका मतलब यहाँ पर जो एरिया के साथ 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पर देखो एरिया के साथ 2 पॉइंट्स थे ना अपने पास, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मुझे पता है यही 0, 0 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ बाजू में ये पॉइंट क्या? अरे 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 अरे, आराम से आराम से, ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा? 0, 0। और ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा? 7, 7। ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, 0, 0, 7, 7। ये अपना सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप ग्राफ बनाओ, सेकंड स्टेप x और y की वैल्यूज़, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करो। देखो इतनी देर से मैं करा रहा हूँ, तुम लोग को लगेगा और इतना बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, पूरा टाइम तो इसी में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, धीरे 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 समझा के कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। तुम लोग जब एक बार समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो बहुत हवे जैसा क्वेश्चन है, ऐसा करना स्टार्ट किया 2 मिनट में आंसर आ जाता है, समझ में आया। अब एक लास्ट चीज़ है, निकालना क्या था? एरिया। एरिया तो अभी तक नहीं निकाले, अब एरिया निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? एरिया। अब एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया भी निकालने का एक तरीका है, उसके आगे का मैं इधर करा रहा हूँ, ठीक है। एरिया में यहाँ पर निकलवा रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोग से एरिया निकलवाते हैं। तो अब देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाला जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया, तो यार रिक्वायर्ड एरिया का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या है? वहाँ पे 2 पैराबोला है ना, एरिया अंडर ऊपर वाला पैराबोला माइनस एरिया अंडर नीचे वाला पैराबोला। क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया अंडर ऊपर वाला पैराबोला नहीं, ऊपर वाले पैराबोला का नाम लिखेंगे हम लोग। ऊपर वाला पैराबोला कौन सा है? देखो ये एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। इस एरिया को देखो, एरिया को, एरिया में ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? ब्लैक वाला, ब्लैक वाला ऊपर है। और ब्लैक वाला कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो हम लोग पहले उसको लिखेंगे भाई, है ना। यहाँ पे लिख दो एरिया अंडर y स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, माइनस एरिया अंडर, यहाँ पे कौन सा एरिया है? नीचे वाला। तो एरिया में नीचे कौन है? ब्लू, ब्लू वाले का क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू 7y होगा, मुझे पता है ना, उसका ठीक उल्टा। समझ में आया? ऊपर वाला पैराबोला पहले लिखेंगे, माइनस के बाद कौन सा लिखेंगे? नीचे वाला। और ऊपर नीचे एरिया में देख के पता चलेगा एरिया में कौन ऊपर, एरिया में कौन नीचे। समझ में आया? ये चीज़ हो गई। चलो ठीक है, अब इन दोनों के भी फॉर्मूले हैं, एरिया अंडर पैराबोला के भी फॉर्मूले हैं। कैसे आता है ये एरिया? पता है कैसे निकलेगा? ऐसे इंटीग्रेशन, यहाँ पर x1 x2 y dx, ये इसका फॉर्मूला होता है
एरिया अंडर एनी कर्व का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 y का dx। फिर बीच में माइनस लिखा है, मैं भी लिख दूंगा माइनस, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा x1 से लेके x2 y और dx। तो सिंपली अब हम लोग करेंगे क्या, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। नीचे क्या लिखा है x1, ऊपर लिखा है x2। x1 x2 मतलब क्या, x की क्या क्या वैल्यू आई थी, तो x की क्या क्या वैल्यू आई थी अपने पास, हमारे पास 2 पॉइंट आए थे ना, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। इस पॉइंट में x कौन है, ये x है कि ये x है, ऑफकोर्स ये बात है, पहला वाला x है, तो इसमें x की वैल्यू क्या थी 0, और यहाँ पर ये y है और ये x है, तो x की वैल्यू क्या थी 7, x की वैल्यू क्या है 0 और 7। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 और 7। छोटा नंबर कहाँ पे आता है नीचे, बड़ा नंबर कहाँ पे आ जाता है ऊपर, तो मैं x के पे क्या लिखूंगा 0, ऊपर क्या लिखूंगा 7। फिर क्या लिखा y और dx, ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है। ये वाले पैराबोला में y स्क्वायर की वैल्यू 7x थी, पर यहाँ पर अपने को वैल्यू किसकी लेनी है, y की। अब तुम लोग खुद सोचो, अगर y स्क्वायर 7x है पर मुझे यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो y कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट लेके, तो यहाँ पर y आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा √7 √x, दोनों के स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों के स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख लेना, √7 और √x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा y की वैल्यू √7 √x और ये dx माइनस यहाँ पर भी सेम रहेगा ना, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक y dx। ये कौन सा पैराबोला, ये नीचे वाला है। नीचे वाले में क्या लिखा था, x स्क्वायर इक्वल टू 7y, मेरे को y की वैल्यू चाहिए, y उधर है ना, 7 को इधर ले लो, 7 को इधर ले लो, तो अपॉन में 7 आ जाएगा, तो y की वैल्यू ये मिल जाएगी, y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 7। तो मैं पे y की जगह पे क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर अपॉन में 7 dx। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब वहाँ पे से फटाफट इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो √7 तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो √x के साथ है। कांस्टेंट जब किसी के साथ उसका इंटीग्रेशन नहीं लेते तो √7 को √7 ही लिखूंगा। ये √x का डेरिवेटिव क्या आता है पता है तुम लोगों को, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आता है। देखो इंटीग्रेशन में मैंने तुम लोगों को बताया था कि यार √x, इतना तुम लोगों को आना चाहिए बच्चा, √x का जब इंटीग्रेशन लेते तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं x के पावर में 1/2, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर में जो भी पावर है +1, नीचे भी पावर +1, तो 1 + 2 अपन 1 क्या आता है, पावर में 3/2, अपॉन में भी 3/2, लास्ट में 2 किधर चला जाता है ऊपर, तो 2x 3/2 अपॉन में 3, यह आता है आंसर। इंटीग्रेशन जिसने क्या रहेगा उसको ये चीज़ पता होगी कि √x का इंटीग्रेशन यही आता है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, 2x के पावर में 3/2 अपॉन में 3। तुम लोग जिसको नहीं आता एक बार देख लो, √x था तो पावर में 1/2 लिखा, xn का फॉर्मूला n+1 अपॉन में भी n+1, 1/2 + 1 क्या होता है 3/2, अपॉन में भी 3/2, नीचे वाला नंबर ऊपर आ गया तो 2 ऊपर आ गया, अपॉन में 3। समझे, देखो हम लोगों को अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, हम लोगों को √x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो मैं पे डायरेक्टली लिख दूंगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, तो मैं भी लिखता हूँ माइनस। फिर यहाँ पे क्या लिखा है x स्क्वायर अपॉन में 7, ये जो अपॉन का 7 है तो कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट जब किसी के साथ हो तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सकता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में +1, नीचे भी वही नंबर, तो 2 + 1 पावर में कितना आ जाएगा 3, और नीचे भी इंटू में क्या आ जाएगा 3, नीचे भी इंटू में क्या आ जाएगा 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। ये पूरा हो गया, उसके बाद क्या बना देंगे बॉक्स, पूरा एक ही बॉक्स बना दो, क्योंकि दोनों की लिमिट तो सेम है, 0 से लेकर 7 तक। मैं लिख देता हूँ 0 से लेकर 7 तक की लिमिट है दोनों की। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। x की वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2√7 हो जाएगा, 2√7 देखने में अच्छा लगेगा, x के बारे में 3/2 अपॉन में 3, माइनस यहाँ पे x क्यूब तो रहेगा ही, अपॉन में 7 3 कितना हो जाएगा 21, 0 से लेके 7 तक खत्म। अब चलो पुट करना स्टार्ट करते, सॉल्व करना स्टार्ट करते, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√7, तो ठीक है। x की जगह पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट यानी 7, तो हो जाएगा 7 के पावर में 3/2। नीचे देखो क्या लिखा है 3, तो मैं लिख देता हूँ 3, फिर माइनस x यानी 7, तो 7 क्यूब अपॉन में 21, ये अपर लिमिट पुट हो गई। फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूँगा 0, तो 2√7 0 के पावर में 3/2 अपॉन में 3, माइनस x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 का क्यूब अपॉन में 21, खत्म। मुझे एक चीज़ तो साफ साफ पता है यार, ये 0 सब 0 बन जाएगा, ये 0 सब 0 पूरा गायब ही हो जाएगा, उस पार्ट को छोड़ ही दो, सिर्फ यही पार्ट सॉल्व करना है अपने को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिखा √7, ये √7 का मतलब क्या होता है, √7 का मतलब होता है 7 के पावर में 1/2।
और उसके साथ इंटू हो रहा है, उसके साथ इंटू में क्या है 7 के पावर में 3/2। और तुम लोग को पता है जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाता है ऐड। ये पावर में 1/2 पावर में 3/2, तो पावर एक ही 7 आएगा, पावर में आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2। अब 1/2 3/2 क्या होता है, 1/2 प्लस 3/2 क्या होता है अपॉन 2, दोनों के नीचे 2 है, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/2 को काटोगे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हो जाएगा 7 के पावर में 2, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, कितना हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 2 × ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 3 माइनस 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब अभी तो देखे थे 343 होता है अपॉन में 21। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो पूरा गायब ही हो चुका है, उसको छोड़ ही दो। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 2 × 49 कितना हो जाता है, 2 × 49 98 हो जाएगा, तो 98 अपॉन में 3 माइनस 343 अपॉन में 21। अच्छा लेकिन इन दोनों को अभी माइनस अगर करना है तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे नीचे 21 है तो यहाँ पे भी नीचे 21 होना चाहिए। क्या मैं 3 को 21 बना सकता हूँ? हाँ, × 7 करके 3 7 जा 21 होता है। तो मैं काम करता हूँ ऊपर और नीचे दोनों में 7 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। फ़ायदा क्या होगा, नीचे 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ऊपर 98 × 7 कितना हो जाएगा देखो 98 × 7, 7 × 56, 6 इधर 5 इधर, 7 9 जा 63 प्लस 5 कितना हो जाएगा 68, तो 686 कितना आ जाएगा 686 में लिख दो ऊपर 686 माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा 343 अपॉन में 21। अब क्योंकि दोनों के नीचे 21 है, दोनों के अपॉन में क्या है 21 है, तो मैं क्या कर दूंगा एक पूरा अपॉन बना दूंगा 21, यहाँ पे 686 माइनस यहाँ पे 343, दोनों को एक बार माइनस करके देखेगा 686 माइनस, वैसे तो बहुत चिंदी माइनस है फिर भी दोनों को करके दिखा देता हूँ। 6 में से 3 का कितना आ जाएगा 3, 8 में से 4 का कितना आ जाएगा 4, 6 में से 3 का कितना आ जाएगा 3, 343 आ जाएगा। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 343 और नीचे क्या आ जाएगा 21 का 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 को भी कैसे वो दोनों कटेंगे क्या? हाँ दोनों कटेंगे। कैसे कटेंगे? 7 से कटेंगे। 7 से कैसे काटेंगे हम लोग? देखो 7 3 जा, ये 7 49 जा, तो ऊपर बचा 49 और नीचे 3, ये दोनों नहीं कटने वाले, तो 49/3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि एरिया है। अच्छा रुको, एक और चीज़ हम लोग कर सकते थे, देखो मेरे दिमाग में नहीं आया, हम लोग एक और चीज़ कर सकते थे, पता है क्या? हम लोग ने इतना दिमाग लगाने से अच्छा, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन में हम लोग इतना दिमाग लगाने से अच्छा हम लोग इधर एक काम कर सकते थे कि क्या आया यहाँ पर 2 × 49 98/3 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या है 343/21। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों भी तो 7 से कटेंगे, 7 3 जा 21, 7 49 जा 243, तो यहाँ पे आ जाएगा 98/3, यहाँ पे आ जाएगा 49/3, फिर डायरेक्टली दोनों के अपॉन में 3 लेके 98 माइनस 49 कर लो, ये भी हम लोग कर सकते थे। तो 98 माइनस 49 कितना होता है 49/3 है, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों ही ठीक है ना? देखो मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट मैटर्स कि तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पर क्या आ रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि अरे यार ये भी कट रहा था, तुम्हारे दिमाग में ये आया कि 21 इसको 21 बना दूँ, तो वैसे भी करके करो तो कोई बुरी बात नहीं है। आंसर आने से मतलब है अपने को, एट द मोमेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, क्या दिमाग में आ रहा है वैसे सॉल्व करो, आंसर अपना करेक्ट आना चाहिए। समझ में आया? बस आंसर निकल गया। अब देखो तुम लोग को लगेगा यार कितना बड़ा क्वेश्चन, सॉल्व किए जा रहे इतनी देर से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पहली बार कर रहे हो, अच्छे से समझा के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। एक बार दोनों इक्वेशन लिखो, देखो क्या क्या था, दोनों इक्वेशन लिखो, दोनों का डायग्राम बनाओ, देखो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है। सेकेंड स्टेप, ये दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो और फिर वैल्यू मिलेगी अपने को। y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू को पुट किया किसी इक्वेशन में, दोनों x की वैल्यू मिल गई, 2 पॉइंट मिल गए। पॉइंट मिलने के बाद रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लगाओ, है ना, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, और आंसर आ जाएगा। आसान है एकदम। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2A, मतलब यहाँ पर खत्म हो गया। 3 क्वेश्चंस थे और याद करो तीनों क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट वाले में तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन आते